हेलो साथियों। तो आज के इस वीडियो में हम जलवायु संरक्षण जो यूपी लेखपाल 2026 के इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के एक महत्वपूर्ण टॉपिकों में से एक है, तो इसको हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हम लोग देखेंगे कि वायुमंडल क्या होता है। इसमें जो है आपको प्रॉपर नोट्स मिल जाएगा। आप इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, नोट्स बनाने में ज़रा सा भी दिक्कत नहीं आएगी। एंड इसके लास्ट में हम लोग 20 इम्पॉर्टेंट MCQ जो इस टॉपिक से बन सकते हैं उनको भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वायुमंडल क्या होता है कि पृथ्वी के चारों ओर गैसों का फैला हुआ आवरण। गैसों का फैला हुआ आवरण क्या है? वायुमंडल होता है। जैसे हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस है 78%, ऑक्सीजन है 21%, आर्गन है 0.93% एंड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है 0.04%। तो इस तरीके से और भी अन्य गैसें हैं, तो लेकिन इम्पॉर्टेंट जो आपको याद रखना है वो यही याद रखना है कि इन सब का परसेंटेज कितना है हमारे वायुमंडल में। नेक्स्ट है आगामी सौर विकिरण। तो आगामी सौर विकिरण क्या होता है? जो सन है ना, जो सन है वहाँ से जो रेडिएशन आता है पृथ्वी पर वो लघु तरंगों के रूप में आता है। ठीक है, शॉर्ट वेव्स के रूप में आता है। इसी को बोलते हैं इंसोलेशन। ठीक है, इसी को बोलते हैं इंसोलेशन। एंड अब देखेंगे कि पार्थिव विकिरण क्या होता है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन क्या होता है। तो जो इंसोलेशन आया है सूर्य से पृथ्वी पर, अब पृथ्वी द्वारा छोड़ा गया जो रेडिएशन होगा वो दीर्घ तरंगों के रूप में मुक्त होगा पृथ्वी से, तो उसको बोलेंगे पार्थिव विकिरण। अर्थात ये हमारा सूर्य है एंड ये हमारी पृथ्वी है। तो जो सूर्य से रेडिएशन आया ये शॉर्ट वेव्स में आएगा, ये इसको बोलेंगे आगामी सौर विकिरण। एंड जो पृथ्वी छोड़ेगी दोबारा वापस से दीर्घ तरंगों के रूप में, ये हो जाएगा पार्थिव विकिरण। होप समझ में आया होगा। अब हम लोग देखेंगे कि ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है। ठीक है, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है इसको देखेंगे। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है कि वायुमंडल की कुछ गैसें सूर्य की लघु तरंगों को तो आने देती हैं, लेकिन पृथ्वी से निकलने वाली पार्थिव विकिरण है ना, पृथ्वी से निकलने वाली पार्थिव विकिरण को अवशोषित कर लेती हैं। इस कारण पृथ्वी का औसत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस बना रहता है। जैसे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है कि कुछ गैसें हैं वायुमंडल में जो ये पृथ्वी से निकलने वाले लघु तरंगों को, ये सब लोग लघु तरंगों को नहीं, दीर्घ तरंगों को जो पृथ्वी छोड़ती है उसको ये लोग अवशोषित कर लेते हैं एंड वापस नहीं जाने देते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो टेम्परेचर बढ़ता जाता है। जैसे कि अगर ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसें हो जाएंगी तो ज़्यादा गैसों ज़्यादा तरंगों को रोक लेंगी, तो इससे जो होगा टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। अभी अगर सही अनुपात में ये गैसें वायुमंडल में हैं तो औसत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस बना रहेगा। अगर मान लीजिए कि ग्रीन हाउस गैसें जो हमने नीचे लिखा भी है कि प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें जैसे CO2, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, HFC, PFC, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, SF6 तथा जलवाष्प। जलवाष्प भी एक ग्रीन हाउस गैस का काम करता है। तो ये सब अगर वायुमंडल में इन सब का परसेंटेज बढ़ेगा तो जो है हमारी पृथ्वी का जो ये 15 डिग्री सेल्सियस है, हम लोग 15 डिग्री सेल्सियस से 16 डिग्री सेल्सियस पहुँचेंगे, फिर और ज़्यादा होगा तो 17 डिग्री सेल्सियस पहुँचेंगे। इस प्रकार से जो ग्रीन हाउस गैसों का अनुपात बढ़ने से, इनकी मात्रा बढ़ने से जो है टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, जिससे ग्लेशियर्स पिघलेंगे एंड अनेक प्रकार की बीमारियां होंगी। तो यही है ग्रीन हाउस इफेक्ट। अर्थात अगर सरल भाषाओं में अगर इसको देखें तो सन से जो लघु तरंगे पृथ्वी पर आ रही हैं, फिर पृथ्वी जब इनको दोबारा से भेज रही है तो वायुमंडल में जो ग्रीन हाउस गैसें हैं इसको एब्जॉर्ब कर ले रही हैं एंड टेम्परेचर को बढ़ाती जा रही हैं। यही है ग्रीन हाउस इफेक्ट। होप समझ में आया होगा।
अगर क्षमता की बात करें तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है सबसे ज़्यादा यही जो है पृथ्वी के दीर्घ तरंगों को अवशोषित करता है। यहाँ पे लिखा है पार्थिवी किरण दीर्घ तरंगों को अवशोषित कर लेती है, ठीक है। तो यही सबसे ज़्यादा है। फिर नाइट्रस ऑक्साइड है, यानी सबसे ज़्यादा क्षमता क्लोरोफ्लोरोकार्बन की ही होती है। अब ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, जैसे मैंने ग्रीन हाउस इफेक्ट समझाया, तो उससे जब मानवीय गतिविधियों द्वारा ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा वायुमंडल में बढ़ जाती है तो वे अधिक ऊष्मा को रोकने लगती हैं। इससे पृथ्वी के औसत तापमान में कृत्रिम वृद्धि होगी। यहाँ पे हम ध्यान देने की बात है कि ग्लोबल वार्मिंग में जो टेम्परेचर बढ़ता है वो कृत्रिम होता है, यानी मानव मेड, ह्यूमन मेड होता है वो, ठीक है। इसी को बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो समझ में आया होगा कि ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा वायुमंडल में जब बढ़ जाती है तो वे अधिक ऊष्मा को रोकने लगती हैं एंड जो है औसत तापमान में कृत्रिम वृद्धि होती है, जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो मैंने बहुत ही सरल भाषाओं में इसको समझा दिया है। नेक्स्ट देखेंगे कि सोलर कांस्टेंट क्या होता है, ठीक है। तो वायुमंडल की ऊपरी सतह पर प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा की मात्रा स्थिर होती है, जिसे सौर स्थिरांक कहते हैं। तो सौर स्थिरांक की वैल्यू कितनी होती है, तो 1366 वाट पर मीटर स्क्वायर या 2 कैलोरी प्रति मिनट प्रति वर्ग सेंटीमीटर या 2 लेंजली, ठीक है। तो ये सौर स्थिरांक का ये यूनिट है लेंजली या फिर कैलोरी प्रति मिनट प्रति वर्ग सेंटीमीटर, जो भी है अपन ऑप्शन के अनुसार कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है सौर आत्मन, सोलर इंसुलेशन को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से ऐसे कारक हैं जिससे सोलर इंसुलेशन जो है प्रभावित होगा। तो सूर्य की किरणों का कोण, जैसे कि अगर ये पृथ्वी है तो सूर्य से जो रेडिएशन आ रहा है वो इस पर किस प्रकार से पड़ रहा है। अगर सीधे लंबवत पड़ेगा 90 डिग्री पर तो जो है सबसे ज़्यादा सोलर इंसुलेशन यहीं पर होगा, ठीक है। एंड दिन की लंबाई भी डिपेंड करता है कि दिन की लंबाई कितनी है, मतलब बड़ा दिन हो रहा है छोटा दिन हो रहा है, उससे भी सोलर इंसुलेशन होगा, क्योंकि बड़ा दिन होगा यानी सूर्य ज़्यादा देर तक दिखेगा तो उससे ज़्यादा लघु तरंगे आएंगी, ठीक है। एंड फिर है वायुमंडलीय पथ की लंबाई, फिर है वायुमंडल की पारदर्शिता और बादल। जैसे कि वायुमंडल अगर साफ है, बादल ज़्यादा नहीं है, तो जो है सोलर रेडिएशन जो है पृथ्वी पर वो ज़्यादा मात्रा में पड़ेगा, जिससे ज़्यादा दीर्घ तरंगे जो है पृथ्वी छोड़ेगी। और ये वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें इसको ज़्यादा कैप्चर करेंगी, तो जो है वायुमंडल जो है टेम्परेचर उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है। अब धरातल का ढाल और स्वरूप, इस पर भी डिपेंड करेगा सोलर इंसुलेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं कि एल्बिडो क्या होता है। नाउ एल्बिडो क्या होता है कि सौर विकिरण का वह हिस्सा जो पृथ्वी की सतह या वायुमंडल से टकराकर बिना अवशोषित हुए सीधे अंतरिक्ष में वापस परावर्तित हो जाता है, उसे एल्बिडो कहते हैं, ठीक है। तो ये पृथ्वी है, ठीक है। एंड जब सूर्य से आने वाला रेडिएशन, ठीक है, पृथ्वी की सतह से या वायुमंडल से टकराकर जरा सा भी अवशोषित नहीं हुआ, ये वापस चला गया, ऐसे आया वापस चला गया, इसको बोलते हैं एल्बिडो, यानी जरा सा भी एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, वायुमंडल की परतें। तो वायुमंडल की परतें हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो सबसे नीचे होता है, हम जानते हैं सबसे नीचे होता है क्षोभ मंडल, ठीक है, सबसे नीचे क्षोभ मंडल होगा। फिर क्षोभ मंडल के ऊपर होता है समताप मंडल, ठीक है। समताप मंडल के ऊपर आएगा मध्य मंडल, मध्य मंडल के ऊपर आएगा आयन मंडल, एंड सबसे ऊपर होगा बहिर्मंडल, ठीक है। तो इस प्रकार से इन सब को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि ये सब होता क्या है। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्षोभ मंडल। मैंने इसकी सारी क्वालिटीज़ को पॉइंट वाइज लिख दिया है, जिससे नोट्स बनाने में ज़रा से भी दिक्कत नहीं होगी। तो ये वायुमंडल की सबसे निचली और सघन परत है, जैसा कि मैंने बताया सबसे निचली यही परत है। एंड ये जो है विषुवत रेखा पर, इधर ऐसे ले लेते हैं हम लोग,
इधर मान लेते हैं ये विषुवत रेखा, इधर मान ले रहे हैं ध्रुवों पर, ठीक है। तो जो विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई होती है वो 16 टू 18 किलोमीटर होती है, ठीक है। और जो भी मौसमी घटनाएं हैं जैसे बादल, वर्षा तथा तूफान, ये सब इसी परत में होती हैं, ठीक है। तो जो भी मौसमी घटनाएं हैं, बादल, अगर ये पूछा जाए कि बादल, वर्षा, तूफान किस वायुमंडल के किस परत में होती हैं, तो क्षोभ मंडल में होती हैं, ठीक है। एंड टेम्परेचर की बात करें इस मंडल में, तो टेम्परेचर जो है हाइट बढ़ने पर इसमें तापमान घटता है, ठीक है। प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस घट जाता है, ठीक है। तो ऊंचाई बढ़ने पर हाइट जैसे जैसे इंक्रीज करेगी, टेम्परेचर वैसे ही डिक्रीज करेगा। एंड कैसे? 165 मीटर ऊपर गए तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नीचे गया, ठीक है। सिंपल सी बात है। एंड संपूर्ण वायुमंडल का 75% द्रव्यमान इसी परत में स्थित है। जब सभी मौसमी घटनाएं यहीं पर हो रही हैं, सारे बादल, वर्षा, तूफान, सारे कारक यहीं पर हैं, तो सबसे ज़्यादा द्रव्यमान भी वायुमंडल का इसी मंडल में होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग समताप मंडल। तो समताप मंडल को देखेंगे कि व्हाट इज स्ट्रेटोस्फेयर। तो क्षोभ मंडल के ऊपर जाने पर मिलता है समताप मंडल, ठीक है। यह 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। जो हवाई जहाज हैं वो समताप मंडल में ही उड़ान भरते हैं। जैसा कि हमने देखा कि क्षोभ मंडल में सभी मौसमी घटनाएं जैसे बादल, वर्षा, आंधी, तूफान सब कुछ हो रहा था, तो समताप मंडल में जो है यह एकदम शांत होता है। इस वजह से जो हवाई जहाज है वो समताप मंडल में ही उड़ता है, क्षोभ मंडल में नहीं उड़ता है। एंड इसी परत में जो है ओजोन परत पाई जाती है लगभग 25 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर, ठीक है। एंड ओजोन परत क्या होता है हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। समताप मंडल क्लियर है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस मध्यमंडल, ठीक है। मेसोस्फीयर क्या होता है। तो ये जो है सबसे नीचे क्षोभ मंडल, फिर आया समताप मंडल, फिर उसके और ऊपर जाएंगे तो मिलेगा मध्यमंडल। ये 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तृत है। एंड ये वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है जहाँ तापमान -80 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, ठीक है। जो वायुमंडल है इसका सबसे ठंडा है ये, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आयन मंडल। आयन मंडल क्या होता है? ये क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्यमंडल, फिर आया अपना आयन मंडल। आयन मंडल में क्या होता है, जैसे कि जो भी सैटेलाइट्स वगैरह हैं वो आयन मंडल में ही लगाई जाती हैं, ठीक है। तो यह रेडियो संचार संभव होता है यहाँ पर, उल्कापिंड इसी परत में आकर जलते हैं। तो यहाँ पर जो भी मैंने लिखा है वो एकदम मेन पॉइंट को ही लिखा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आयन मंडल के बाद देखते हैं बहिर्मंडल। तो जो बहिर्मंडल है सबसे बाह्य, ठीक है, एक्सोस्फीयर। यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है जो अंतरिक्ष में विलीन हो जाती है, यानी इसके बाद अंतरिक्ष है, कोई भी परत नहीं है, ठीक है। नाउ अब हम लोग देखेंगे ओजोन परत, ठीक है। ओजोन परत, जैसे कि ओजोन परत अभी हमने ऊपर डिस्कस किया कि ये कहाँ पर है, तो ये समताप मंडल में स्थित है, ठीक है। तो ओजोन परत की बात करें तो ये समताप मंडल में 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक सघन परत है, ठीक है। और ये जो होता है ओजोन परत, ये क्या करता है, सूर्य से आने वाली खतरनाक पराबैंगनी यूवी यानी अल्ट्रा वायलेट, इसमें भी पूछ लेता है कि कौन से अल्ट्रा वायलेट को, तो यूवी बी, ठीक है। यूवी बी रेज को ये अवशोषित करता है, ठीक है। अगर ये अवशोषित ना करे एंड यूवी बी जो है वो पृथ्वी पर आ जाए तो उससे क्या होगा, इससे होने वाली हानियाँ यहाँ पर लिखी गई हैं, देखते हैं। त्वचा कैंसर, ठीक है, स्किन कैंसर, मोतियाबिंद एंड प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम, जो रोगों से लड़ने की क्षमता है, उन सबको क्षति हो जाएगी, नुकसान हो जाएगा, ठीक है। एंड यह समुद्री परिस्थितिकी में फोटोप्लैंक्टन को भी क्षति पहुंचाते हैं। इट मीन्स दैट जो एकदम यूनिट है जीवन, जल में जीवन की जो सबसे बेसिक यूनिट है फोटोप्लैंक्टन, जिसको छोटी मछलियाँ खाती हैं, फिर छोटी मछलियों को बड़ी मछलियाँ खाती हैं, पूरा जलीय चक्र चलता रहता है, वो सब नष्ट हो जाएगा क्योंकि ये फोटोप्लैंक्टन को भी क्षति पहुंचाती हैं। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये यूवी बी कितनी खतरनाक रेज है। एंड इसको
जो रुक रहा है वो ओजोन परत रुक रहा है। इट मीन्स दैट कि ओजोन परत कितना इम्पोर्टेंट है ये हम लोग समझ सकते हैं इससे, ठीक है। नाउ व्हाट इज चैपमैन साइकिल, ठीक है। चैपमैन चक्र क्या होता है? तो ओजोन निर्माण वाली निरंतर प्रक्रिया को चैपमैन चक्र कहते हैं, कि मतलब ओजोन कैसे निर्माण हो रही है, ठीक है, इसी को बोलते हैं चैपमैन चक्र, उस पूरे साइकिल को। नाउ ओजोन क्षरण, ओजोन डिप्लेशन, जैसे ओजोन परत हमने जान लिया कि कितना महत्वपूर्ण है ये, ठीक है। तो ये इसका डिप्लेशन कैसे हो रहा है, इसका नुकसान कैसे हो रहा है उसको देखते हैं। इसका मुख्य कारण है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। हेलोन, हेलोन मीन्स जैसे क्लोराइड, ब्रोमाइड, ये सारे, ठीक है। एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, क्यों? क्योंकि इसमें देख रहे हैं कि क्लोरीन है, ठीक है। एंड मिथाइल ब्रोमाइड, इसमें जो है ब्रोमीन है, ठीक है। इस तरीके के जो भी रसायन हैं ये सभी जो हैं ओजोन डिप्लेशन के प्रमुख कारण हैं, ठीक है। कैसे हैं ये, क्या होता है इनसे, इसको देखते हैं कि जब ये गैसें समताप मंडल में पहुंचती हैं, समताप मंडल में है क्या, हमारा ओजोन परत है, ठीक है। तब तीव्र UV विकिरण इन्हें सक्रिय क्लोरीन एंड ब्रोमीन परमाणुओं में तोड़ देता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं CCl4 में 4 क्लोरीन परमाणु दिख रहा है, ठीक है। एंड मिथाइल ब्रोमाइड भी है, मिथाइल ब्रोमाइड CH3Br, यहाँ पर भी ब्रोमीन परमाणु है। तो UV रे जो है इनसे क्रिया करके ब्रोमीन को एंड क्लोरीन को जो है सक्रिय कर देता है, बाहर निकाल देता है, तोड़ देता है इनको। तो इनके ऐसा करने से क्या होता है कि एक अकेला क्लोरीन परमाणु जो मुक्त हो रहा है वो 1 लाख से अधिक ओजोन अणुओं को नष्ट कर सकता है, ठीक है। ओजोन जो है, ओजोन का फार्मूला होता है O3, ये वापस से ऑक्सीजन O2 में टूट जाएगा एंड ओजोन जो है वो ओजोन का क्षरण हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से समझ सकते हैं कि कितने खतरनाक है ये। नाउ अंटार्कटिक ओजोन छिद्र, ये क्या होता है अंटार्कटिक ओजोन छिद्र, कि सर्दियों में अंटार्कटिका के ऊपर ध्रुवीय भंवर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या होता है, ध्रुवीय भंवर और ध्रुवीय समताप मंडलीय बादल, ध्रुवीय समताप मंडलीय बादल बनते हैं जो क्लोरीन को सक्रिय करके ओजोन को तेजी से खत्म करते हैं, ठीक है। तो सर्दियों में अंटार्कटिका के ऊपर ध्रुवीय भंवर और ध्रुवीय समताप मंडलीय बादल बनते हैं जो क्लोरीन को सक्रिय करके ओजोन को तेजी से खत्म करते हैं, इसी को बोलते हैं अंटार्कटिक ओजोन छिद्र। क्लियर है? अब देखते हैं कि ओजोन क्षयकारी पदार्थ कौन है और उनके मुख्य स्रोत क्या हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो सबसे खतरनाक है, ये कहाँ से निकलता है, पुराने रेफ्रिजरेटर से या फोम से। क्लियर? जो हैलोन है वो कहाँ से निकलते हैं, अग्निशामक यंत्र से निकलते हैं हैलोन्स। एंड जो मिथाइल ब्रोमाइड है वो कृषि कीटनाशकों से निकलता है, ठीक है। क्लियर? एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है ये औद्योगिक विलायकों से निकलता है। तो हमने देख लिया कि ये सारे क्षयकारी पदार्थ का सोर्स क्या है, ये वायुमंडल में आ कहाँ से रहे हैं, ठीक है। तो अब हमने ये सब देख लिया, अब हम लोग देख लेते हैं कि इससे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन MCQs कैसे बनेंगे। क्लियर? तो MCQs देख लेते हैं, फिर इस वीडियो को एंड करते हैं। हमने जो लिखा है वो एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लिखा है, नोट्स बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। नाउ देखते हैं क्वेश्चन, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस कितनी प्रतिशत है? तो 78%। 21% क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है। 0.93% क्या है, 0.04% क्या है, ये आप लोग कमेंट में बताएंगे, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि पृथ्वी से आने वाली ऊर्जा पृथ्वी तक किस रूप में पहुंचती है, सॉरी सूर्य से आने वाली। तो हमने अभी देखा कि सूर्य से जो रेडिएशन आ रहा है ये आ रहा है लघु तरंगों के रूप में। क्लियर? एंड जो पृथ्वी रिलीज कर रही है वो कर रही है दीर्घ तरंगों के रूप में। तो ये पूछा है सूर्य से आने वाली किस प्रकार से आ रही है, तो क्लियर है कि ये लघु तरंगों शॉर्ट वेव्स के रूप में आ रही है, ठीक है। पृथ्वी का औसत तापमान कितना बना रहता है? हम जानते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से जो पृथ्वी का औसत तापमान है वो 15 डिग्री सेल्सियस बना रहता है। ये पूछ रहा है कि सभी मौसमी घटनाएं बादल, वर्षा, तूफान किस परत में होती हैं। तो अभी हमने देखा
कि ये सारी चीज़ें जो है ये सारी चीज़ें क्षोभ मंडल में होती हैं। एंड समताप मंडल में जो है ओजोन परत पाया जाता है, ठीक है, ओजोन परत है, ठीक है। मध्यमंडल सबसे ठंडा है, यहाँ पे -80 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर हो जाता है। एंड ये आयतन लिखा है आयन मंडल है ये, यहाँ पे रेडियो संचार सैटेलाइट वगैरह लगाए जाते हैं। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है। तो हमने कई बार इस क्लास में डिस्कस कर लिया कि ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है 25 से 30 किलोमीटर ऊंचाई पर। आगे देखते हैं। क्षोभ मंडल में प्रत्येक 165 मीटर जाने पर टेम्परेचर कितना डिक्रीज होता है। तो अभी हमने देखा 1 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 7 है कि ओजोन परत मुख्य रूप से किस हानिकारक विकिरण को अवशोषित करती है। तो हमने देखा कि पराबैंगनी विकिरण UVB, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है ओजोन को नष्ट करने वाले रसायनों में सबसे सक्रिय परमाणु कौन सा है, ठीक है। तो हमने देखा कि ओजोन को नष्ट जो क्लोरीन था वो एक अकेला 1 लाख से अधिक ओजोन परमाणुओं को नष्ट कर दे रहा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है मिथाइल ब्रोमाइड का मुख्य स्रोत क्या है। तो हमने देखा था कि मिथाइल ब्रोमाइड जो है कृषि कीटनाशकों से निकल रहा था, ठीक है। पुराने रेफ्रिजरेटर से क्या निकल रहा था, क्लोरोफ्लोरोकार्बन अग्निशामक यंत्रों से निकल रहा था हेलोन क्या होता है, वही क्लोराइड ब्रोमाइड, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 क्या है सौर विकिरण का वह हिस्सा जो बिना अवशोषित हुए सीधे अंतरिक्ष में वापस परावर्तित हो जाता है। तो हमने देखा था कि पृथ्वी पर जो भी रेडिएशन आ करके बिना इसमें एब्जॉर्ब हुए चला जा रहा था उसको हम लोग क्या बोल रहे थे, उसको बोल रहे थे हम लोग एल्बिडो। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 11 है सौर स्थिरांक का मान कितना होता है। तो हमने देखा था 1366 वाट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है पृथ्वी द्वारा वापस छोड़ी गई ऊर्जा दीर्घ तरंगों के रूप में होती है, इसे क्या कहते हैं। तो इसको बोलते हैं पार्थिव विकिरण, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 13 है निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रमुख ग्रीन हाउस गैसों की सूची में शामिल है। तो हम जानते हैं कि प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें क्या है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको दिख गया है मीथेन, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि ग्लोबल वार्मिंग के मामले में सबसे प्रभावी कौन सा है। तो हमने देखा था कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन सबसे खतरनाक है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि वायुमंडल का लगभग 75% द्रव्यमान किस परत में पाया जाता है। तो आपको अच्छे से याद होगा कि हमने डिस्कस किया था कि ये क्षोभ मंडल में होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है रेडियो संचार के लिए वायुमंडल में कौन सी परत जिम्मेदार है। तो हमको पता है कि जो सैटेलाइट्स होते हैं वो आयन मंडल में होते हैं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 17 है वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है, जहां तापमान -80 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। तो क्या हो जाएगा, मध्यमंडल इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि ओजोन की निरंतर प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो हम जानते हैं इसको क्या बोलते हैं, चैपमैन साइकिल बोलते हैं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 19 है कि अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र बनने के लिए कौन सी मौसमी घटना मुख्य रूप से जिम्मेदार है। तो वो होता है पोलर वर्टेक्स, ध्रुवीय भंवर। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 20 है अग्निशामक यंत्रों से निकलने वाला मुख्य ओजोन क्षयकारी पदार्थ कौन सा है। तो इसका आंसर आप लोग करेंगे, ठीक है। तो इसमें मैंने वायुमंडल और उसके संरक्षण से संबंधित सारी चीज़ें बता दी हैं एंड नोट्स भी खूब अच्छा सा दे दिया है। तो इसको रिवाइज करें, पढ़ें एंड तैयारी को बूस्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।